our economics class of class 12, macroeconomics. Today we will start our second chapter of macroeconomics, national income accounting. लास्ट क्लास में हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ चुके हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या स्टडी करते हैं. मीन्स मैक्रो इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ एन इकोनॉमी एट अ लार्ज लेवल. तो उसी में हमने पढ़ा था कि किस तरह से जो मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो मेन कॉन्सेप्ट्स हैं या मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम जो स्टडी करते हैं उसमें नेशनल इनकम एक मेन फैक्टर है जिसके बारे में हम स्टडी करेंगे इस चैप्टर में. तो नेशनल इनकम काउंटिंग में जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उसके क्या क्या हैं पहले हम वो जान लेते हैं. उसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे नेशनल इनकम क्या होती है और नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के क्या क्या हमारे जो मेथड्स हैं और नेशनल इनकम एग्रीगेट्स के कौन कौन से डिफरेंट काइंड्स हैं वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट आवर सेकंड चैप्टर, नेशनल इनकम अकाउंटिंग. नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स. तो इसके जो बेसिक कंसेप्ट हम अभी पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में वो क्या क्या है एक बार उस पर सभी पर एक बार नज़र डालते हैं. नंबर 1, फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स, कंज्यूम गुड्स एंड कैपिटल गुड्स, स्टॉक एंड फ्लो, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एंड डेप्रिसिएशन. तो इस चैप्टर में पढ़ेंगे फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स क्या होती हैं, कंजम्पशन गुड्स, कैपिटल गुड्स क्या होती हैं, स्टॉक एंड फ्लो के बीच में क्या डिफरेंस है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट या डेप्रिसिएशन क्या होता है. सेकंड जो हम इस में कंसेप्ट जो स्टडी करेंगे वो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर मॉडल. टू सेक्टर मॉडल में सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम. द नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन नेशनल इनकम, वैल्यू एडेड मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड एंड इनकम मेथड. नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के जो 3 मेथड हैं जिसमें वैल्यू एडेड मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, इनकम मेथड, ये हम अपनी नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे. नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा कंसेप्ट जो नेशनल इनकम के रिलेटेड एग्रीगेट से रिलेटेड है वो है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एंड नेट नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर प्राइस एंड मार्केट प्राइस. नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा नेशनल डिस्पोजेबल इनकम या ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम एंड नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम. उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट होगा जिसको हम स्टडी करेंगे वो प्राइवेट इनकम, पर्सनल इनकम एंड पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम. इसके बाद रियल एंड नॉमिनल जीडीपी क्या होती है, जीडीपी एंड वेलफेयर क्या होता है. तो ये जो मेन कॉन्सेप्ट जो हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर वो मैंने आपको थोड़ा सा ब्रीफली इसके बारे में बताया. अब लेट्स स्टार्ट द स्टडी ऑफ दिस फर्स्ट कंसेप्ट दैट इज़ फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स. तो हम शुरुआत करते हैं. देखिए नेशनल इनकम जब हम कैलकुलेट करते हैं तो एक चीज़ ध्यान रखिए, नेशनल इनकम में जो हम कैलकुलेट करते हैं वो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को करते हैं. नेशनल इनकम का जो कैलकुलेशन है वो क्या है कि वी कैलकुलेट और वी मेजर ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज और द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज आर कैलकुलेटेड इन नेशनल इनकम. तो सबसे पहले फाइनल गुड्स होती क्या हैं. फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज्ड आइदर फॉर फाइनल कंजम्पशन or for investment. They are ready for use by their users. There is no further transformation or it will not go in further production process. देखिए फाइनल गुड्स वो गुड्स हैं जो फाइनली कंजम्पशन के लिए रेडी हैं, यानी कि आप उनको किसी और चीज़ में ना तो आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं और ना ही प्रोडक्शन प्रोसेस में उनको गुजरने की जरूरत नहीं. मतलब वो फाइनली तैयार हो चुके हैं, प्रोडक्शन प्रोसेस उनका ओवर हो चुका है, ख़त्म हो चुका है, अब उनको और कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करने की ज़रूरत नहीं है. नाउ दे आर रेडी टू यूज़, यानी कि अब उसको फाइनली केवल यूज़ करना है, तो वो गुड कहलाएगी फाइनल गुड. ठीक है. इट इंक्लूड्स फाइनल कंज्यूमर गुड्स एंड फाइनल प्रोडक्शन गुड्स या प्रोड्यूसर गुड्स. अब फाइनल गुड्स दोनों तरह से हो सकते हैं, कंज्यूमर गुड्स भी हो सकते हैं, प्रोड्यूसर गुड्स भी हो सकती हैं. इट मीन्स फाइनल गुड्स को कंज्यूमर भी यूज़ कर सकता है और प्रोड्यूसर भी यूज़ कर सकता है. ठीक है. द नेक्स्ट इज दे आर नॉट मीन्ट फॉर रीसेल, सो देयर इज़ नो वैल्यू एडेड फॉर दीज गुड्स. देयर इज़ अ वैल्यू, देयर वैल्यू इज़ इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम. दूसरी बात, इनका जो फाइनल हो गई उसका रीसेल नहीं होगा. ठीक है ना, यानी उसमें आप वैल्यू ऐड नहीं कर सकते. अगर उसकी जो फाइनली है वही फाइनल वैल्यू रहेगी, उसको और आगे आप उसको ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते, उसमें वैल्यू एडिशन नहीं कर सकते हैं. इट इज़ क्लियर.
ओके, दूसरी बात हमने पहले ही बताया कि जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज होती हैं केवल उन्हीं की वैल्यू को हम नेशनल इनकम कैलकुलेशन में काउंट करते हैं, ठीक है। नॉट यूज एज ए रॉ मटेरियल, फाइनल गुड को रॉ मटेरियल की तरह से यूज़ नहीं किया जाता। इसका मतलब क्या है कि जो चीज़ फाइनल होगी उसको फाइनली यूज़ किया जाएगा। अब रॉ मटेरियल क्या होता है, रॉ मटेरियल को तो आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, उससे कोई दूसरी चीज़ बना सकते हैं, तो वो तो फाइनल गुड नहीं, वो तो रॉ मटेरियल है, फाइनल थोड़ी हुआ। फाइनल का मतलब उसके कोई और चीज़ नहीं बनाई जा सकती, उसको फर्दर ट्रांसफॉर्म नहीं किया जा सकता, मीन्स इट इज़ नॉट यूज एज रॉ मटेरियल। क्लियर ना। फॉर एग्जांपल सेविंग मशीन जो हमारी है, एक सिलाई मशीन है, वो उसका हम एग्जांपल ले सकते हैं, एक फाइनल गुड है। कैसे फाइनल गुड, क्योंकि वो प्रोडक्शन प्रोसेस से तैयार हो गई है और फाइनली रेडी टू यूज़ है। अब आप उससे कपड़े सिल सकते हैं, स्टिचिंग कर सकते हैं, वो फाइनल गुड है। अगर आप एज ए कंज्यूमर उसे घर में लाते हैं, घर के जो क्लॉथ्स हैं उनके स्टिचिंग के लिए, तो आपके लिए फाइनल गुड है, तो वो फाइनल कंज्यूमर गुड हो गई। सिमिलरली एक टेलर है, जो टेलर मास्टर है, जो टेलरिंग शॉप पर उसको ले जाता है, तो वो क्या करता है, वो उसको प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज़ करता है, लेकिन उसके लिए वो फाइनल प्रोडक्ट है। ऐसा नहीं है कि उसको वो ट्रांसफॉर्म करेगा, ठीक है, उसको वो यूज़ करेगा, लेकिन यानी यूज़ तो करेगा उनको, लेकिन ऐसा नहीं कि उसको चेंज कर देगा, ठीक है ना। उसके लिए भी उसके लिए भी वो फाइनल गुड है, और एज ए हाउस होल्ड आपके लिए वो फाइनल गुड है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, वो है इंटरमीडिएट गुड। इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज्ड आइदर फॉर रीसेल और फॉर फर्दर प्रोडक्शन। फॉर एग्जाम्पल फॉर इंटरमीडिएट गुड इज द मिल्क विच इज़ यूज्ड बाय टी स्टॉल फॉर सेलिंग टी। देखिए अभी हमने पढ़ा फाइनल गुड्स को, जो फाइनल गुड्स जो होती है हमारी, उनको हम रीसेल नहीं कर सकते, लेकिन इंटरमीडिएट गुड क्या है, जिनको हम रीसेल कर सकते हैं पहली बात, या जिनको हम फर्दर प्रोडक्शन में यूज़ कर सकते हैं। फाइनल होगी तो उसका फर्दर प्रोडक्शन में यूज़ नहीं होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने लिया मिल्क है, मिल्क एक टी स्टॉल में जो स्टॉल का ओनर है वो मिल्क लाता है, अब मिल्क तो फाइनल प्रोडक्ट है अगर कंज्यूमर ले जाएगा उसके लिए, लेकिन वही टी स्टॉल जो ओनर है उससे उसकी चाय बना कर बेचता है, तो उसके लिए जो मिल्क है वो रॉ मटेरियल है, समझ में आया, मतलब वो उसको उसका फर्दर प्रोडक्शन करता है। और ऐसा भी हो सकता है वो मिल्क को बेचता हो, है ना, वो मिल्क को बेचेगा तो उसमें क्या है कि जितने में वो लाया है, जो उसकी कॉस्ट या वैल्यू उसकी थी, वो उससे ज़्यादा कीमत पर उसको बेचेगा, उसका मतलब वैल्यू एडिशन हो जाएगा, रीसेल भी करेगा तो वो ऐसी कोई भी गुड्स जिसको रीसेल किया जा सकता है या जिससे और फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती है या फर्दर प्रोडक्शन हो सकती है, तो वही गुड क्या कहलाएगी, इंटरमीडिएट गुड कहलाएगी, ठीक है। दे आर यूज फॉर फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन, इट विल गो फॉर फर्दर प्रोडक्शन प्रोसेस, ये हम आपको बता चुके हैं। ओके, देर इज़ अ वैल्यू एडिशन इन इंटरमीडिएट गुड्स, यानी इंटरमीडिएट गुड जो भी होगी उसमें वैल्यू ऐड हो जाएगी। फॉर एग्जांपल मैंने बताया कि अगर कोई एक शॉपकीपर है वो मिल्क को लाता है और उस मिल्क को जो उस वैल्यू पे ख़रीद के लाता है उससे ज़्यादा कीमत पे बेचता है, मीन्स उसके अंदर वैल्यू ऐड कर देता है। सपोज़ वो जो मिल्क है वो 50 रुपीज़ पर केजी लाता है और उसको 60 रुपये पर केजी बेचता है, तो 10 रुपीज़ उसने उसकी वैल्यू में ऐड कर दिया, तो वो वैल्यू एडिशन हो गई। तो उस वक्त उस शॉपकीपर के लिए जो मिल्क है वो इंटरमीडिएट गुड है। इज दैट क्लियर? ओके। दूसरी बात, इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को हम नेशनल इनकम में काउंट नहीं करते, हम केवल फाइनल गुड्स की कीमत को, वैल्यू को काउंट करते हैं। अब देखिए, अब हम इसको थोड़ा सा कंपैरिजन के रूप में पढ़ लेते हैं। पहले देखिए, फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स के रिलेटेड अक्सर बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन कई बार आ भी चुका है कि फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स के बीच में डिस्टिंग्विश क्या है, या डिस्टिंग्विश करिए या डिफरेंसेस बताइए। तो फाइनल गुड्स विच आर यूज्ड फॉर फाइनल कंजम्पशन, ठीक है ना। Intermediate goods are not used for final consumption. Second, they are ready to use. जो second है, they are used for further transformation. Intermediate goods को हम further transformation कर सकते हैं. Final goods, there is no further transformation. Intermediate goods, there is further production. Final goods, there is no further production. Final goods can be resale. Intermediate goods cannot be resale. Intermediate goods there is value addition, in final goods there is no value addition. तो इस तरह से हम इसका कंपैरिजन भी कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हैं। ओके, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है कंजप्शन या कंज्यूमर गुड्स क्या होते हैं।
all those final goods, yeah, all those goods which are bought by consumer as a final or ultimate good to satisfy their wants, they are used by the household. देखिए वो सभी गुड्स जो फाइनली, या वो सभी फाइनल गुड्स जो अल्टीमेटली यूज़ की जाती हैं अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए कंज्यूमर के द्वारा, तो कंजप्शन गुड है। मैंने बताया ना, जो फाइनल गुड अगर कंज्यूमर के द्वारा फाइनली अल्टीमेटली यूज़ की गई अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए, तो वो कंज्यूमर गुड्स या कंजप्शन गुड कहलाएं। अब ये जो कंज्यूमर गुड्स हैं जो हाउस होल्ड यूज़ करते हैं जिनका, वो 3 टाइप के होते हैं, यानी देर आर 3 टाइप्स ऑफ कंज्यूमर गुड्स। नंबर 1, ड्यूरेबल गुड्स। ड्यूरेबल गुड्स क्या होते हैं? दे आर कंजप्शन गुड्स या कंज्यूमर गुड्स विच हैव लॉन्ग लाइफ, it can be used for many times, for example car, television, computer etc. यानी ड्यूरेबल गुड्स वो कंज्यूमर गुड्स हैं जिनको कंज्यूमर या हाउस होल्ड खरीदते हैं लेकिन लंबे समय तक चलती हैं और जिनको कई बार हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे टेलीविज़न है, टेलीविज़न तो हम किसके लिए रहते हैं? सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए, लेकिन हम उसको बार बार यूज़ करते हैं, है ना, और उसकी लॉन्ग लाइफ होती है। सेकेंड है नॉन ड्यूरेबल गुड्स। नॉन ड्यूरेबल गुड्स होती है जिनका सिंगल यूज़ होता है और जिनको हम लॉन्ग लाइफ के लिए यूज़ नहीं कर सकते। या फूड आइटम्स जैसे हमारे हैं, वेजिटेबल है, फ्रूट्स है, मिल्क है, इनको बहुत शॉर्ट स्पैन लाइफ होती है इनकी, तो उसमें हम इसको यूज़ कर सकते हैं, एक बार यूज़ करेंगे उसके बाद ये ख़त्म हो जाता है। थर्ड है हमारा सेमी ड्यूरेबल गुड्स। सेमी ड्यूरेबल गुड्स क्या है? विच हैव लाइफ लेस देन ड्यूरेबल गुड्स। जो ड्यूरेबल गुड्स हैं वो तो काफ़ी लंबे समय तक चलती हैं, लेकिन जो काफ़ी लंबे समय तक नहीं बल्कि थोड़े समय तक चल जाती हैं, शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम जिनका होता है, वो कहलाती हैं सेमी ड्यूरेबल गुड। लाइक क्रॉकरी है। क्रॉकरी ऐसा तो नहीं है आपने एक बार यूज़ किया ख़त्म हो गई, कुछ समय तक चलती है लेकिन कुछ समय बाद वो ख़राब भी हो जाती है, उनको डिस्पोज करना पड़ता है या वो टूट जाती है तो बेकार हो गई, है ना। तो उसकी लाइफ मीन्स नॉन ड्यूरेबल गुड्स से ज़्यादा होती है और ड्यूरेबल गुड्स से कम होती है, तो वो कहलाती है सेमी ड्यूरेबल गुड्स। तो कंजम्पशन गुड्स इसके लिए। नाउ कैपिटल गुड्स क्या होती है? Capital goods are those final goods which are used and help in the process of production of other goods and services. They are used by the producer, for example tools, plant, machinery etc. देखिए कैपिटल गुड्स वो फाइनल गुड्स हैं जो हम प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज़ करते हैं और चीज़ों को बनाने के लिए, यानी और जो गुड्स एंड सर्विसेज को हम प्रोड्यूस करते हैं उसमें हेल्प करती हैं हमारी जो गुड्स फाइनल गुड्स, वो कहलाती है कैपिटल गुड्स। लाइक मशीनरी, टूल्स, प्लांट्स, ये सब चीज़ें हैं जो फाइनल गुड्स हैं लेकिन इनसे हम इनकी हेल्प से हम दूसरी चीज़ों का प्रोडक्शन करते हैं, है ना। तो कैपिटल गुड्स येट दे आर फाइनल गुड बट दे आर नॉट अल्टीमेटली कंज्यूम। फाइनल गुड्स तो है, देखिए फाइनल गुड्स हैं लेकिन इनको अल्टीमेटली हम कंज्यूम नहीं करते बल्कि लॉन्ग टाइम तक चलाते हैं, है ना, तो वो कहलाते हैं कैपिटल गुड। दे आर रिपीटेडली यूज, इनका बार बार यूज़ किया जा सकता है। दे आर अंडरगो वियर एंड टीयर एंड नीड्स रिपेयर, यानी कि ये लंबे समय तक चलती हैं तो इनमें कुछ ना कुछ कमियां भी आती रहती है, रिपेयर मेंटेनेंस की भी जरूरत होती है। एंड दे आर अल्टीमेटली रिप्लेस्ड, और जो इनको कुछ समय बाद फिर रिप्लेस भी करना पड़ता है ना। तो ये है कैपिटल गुड्स। अब इनका कंपैरिजन देखें तो देखिए कंजम्पशन गुड्स दोज गुड्स विच आर अल्टीमेटली यूज्ड, ठीक है। कैपिटल गुड्स विच आर नॉट अल्टीमेटली यूज, यानी जो एक बार में यूज़ कर ली जाती हैं कंजम्पशन गुड्स हैं, या अल्टीमेटली यूज़ कर ली जाती है वो कंजम्पशन गुड है। कैपिटल गुड्स अल्टीमेटली यूज़ नहीं होती, ठीक है ना। दूसरा कैपिटल गुड्स जो है रिपीटेडली यूज़ होते हैं, कंज्यूमर गुड्स को हम रिपीटेडली यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है ना। दूसरी बात कंजम्पशन गुड्स हेल्प करती हैं प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स हेल्प करती हैं प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स में, ठीक है। और कंजम्पशन गुड्स को हम किसके लिए लेते हैं? प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स के हेल्प के लिए नहीं लेते बल्कि सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए परचेज करते हैं, ठीक है ना। सो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन कंजम्पशन गुड एंड कैपिटल गुड। एंड द लास्ट डिफरेंस इज कैपिटल गुड दे अंडरगो डेप्रीशिएशन। इनका डेप्रीशिएशन होता है, समय के साथ साथ इनमें कुछ कमी आती रहती है, इनको रिपेयर मेंटेनेंस की जरूरत होती है, लाइक टूल्स एंड मशीनरीज। और कंजम्पशन गुड्स में लाइक मिल्क, फ्रूट, वेजिटेबल्स एक्सेट्रा। सो इस तरह से हमने इसका डिफरेंस भी बताया और बेसिक कॉन्सेप्ट भी बताया। अब हम पढ़ते हैं अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है स्टॉक एंड फ्लो। स्टॉक एंड फ्लो क्या है? देखिए ये सारे जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ा रहे हैं ये नेशनल इनकम अकाउंटिंग में हमारे हेल्प करते हैं और उससे रिलेटेड एग्रीगेट्स
नेशनल इनकम से रिलेटेड एग्रीगेट्स हैं, उनका जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो इनका हम यूज़ करते हैं। ओके, नाउ व्हाट आर द स्टॉक्स और व्हाट इज स्टॉक? क्वांटिटी ऑफ एन इकोनॉमिक वेरिएबल विच इज़ मेजर्ड एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, यानी किसी इकोनॉमिक वेरिएबल की क्वांटिटी को जब हम किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर, एक पॉइंट ऑफ टाइम पर जब मेज़र करते हैं तो वो कहलाता है स्टॉक, है ना। इट मीन्स स्टॉक इज़ ए स्टैटिक कंसेप्ट, एक समय की बात है, एक फिक्स टाइम पर। फॉर एग्जांपल वेल्थ, वाटर या टैंक। सपोज कीजिए आज मेरे पास 10,000 रुपीज़ हैं एट प्रेजेंट, एट टुडे, आज की डेट में, तो वो क्या है, स्टॉक है मेरे पास, है ना। सपोज अभी टंकी फुल है, मीन्स इस वक्त जो टंकी का जो मेजरमेंट है उसमें क्वांटिटी है वो 500 लीटर की है, सपोज फुल है, इट मीन्स 500 लीटर वाटर है टंकी के अंदर एट प्रेजेंट, तो उसमें स्टॉक कितना है, 500 लीटर वाटर है ना। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं, व्हाट इज़ फ्लो? फ्लो इज़ दैट क्वांटिटी ऑफ इकोनॉमिक वेरिएबल विच इज़ मेजर्ड ड्यूरिंग और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। फ्लो क्या है, एक टाइम पीरियड के दौरान जो भी स्टॉक में इंक्रीज हुआ है या जो उसकी टोटल क्वांटिटी है उसको हम कहते हैं फ्लो, है ना। एक टाइम पीरियड के अंदर किसी क्वांटिटी के अंदर कितनी चीज़ें इकट्ठा हुई हैं या ये कहें कि ऐड हुई हैं या टोटल कितनी क्वांटिटी है, उसको जब मेज़र करते हैं एक टाइम पीरियड के बीच में, वो मेज़रमेंट कहलाता है फ्लो का मेज़रमेंट, है ना। तो फ्लो हैज़ अ टाइम डायमेंशन, यानी इसको हम पर हावर भी कैलकुलेट कर सकते हैं, पर डे, पर मंथ, पर ईयर, इन 2 ईयर, इन 3 ईयर, इस तरह से, है ना। तो फ्लो इज़ ए डायनेमिक कंसेप्ट, चलता रहता है। फॉर एग्जांपल इन्वेस्टमेंट और वाटर इन ए स्ट्रीम। सपोज कीजिए जैसे पिछले 2 महीनों में नदी के अंदर पानी का जल स्तर 5 लीटर बढ़ गया, है ना, या उसका 5 पॉइंट बढ़ गया, इसका मतलब पिछले 1 महीने में या 2 महीने में जो उसका जल स्तर बढ़ा है वो लगातार पानी आने की वजह से बढ़ा है ना। तो वो फ्लो कॉन्सेप्ट है। सिमिलरली सपोज कीजिए 2019 में मेरे पास 100 जो शेयर्स थे किसी कंपनी के, ठीक है ना, 2019 में, और 2020 में मेरे पास 220 का जो शेयर्स हो गए, यानी कि उसमें मेरे पास 120 शेयर्स और बढ़ गए। तो वो कब बढ़े, 2019 से लेकर 2020 के बीच में। तो 2019 से 2020 के बीच में जो मेरे पास शेयर्स की मात्रा बढ़ी वो है फ्लो कॉन्सेप्ट, ठीक है। ओके, तो ये था स्टॉक एंड फ्लो। अब इसका जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो हम पढ़ लेते हैं, दैट इज इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या होता है? इन्वेस्टमेंट इज द नेट एडिशन मेड टू द एग्जिस्टिंग स्टॉक और इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल। स्टॉक के अंदर या ये कहे जो हमारा एग्जिस्टिंग स्टॉक है उसमें जो भी एडिशन होता है, जो भी इंक्रीज होता है वो कहलाता है इन्वेस्टमेंट, ठीक है। और इसको हम कैपिटल फॉर्मेशन भी कहते हैं, यानी कैपिटल के अंदर जो भी हमारा इंक्रीज़ हुआ है, जो ऑलरेडी स्टॉक था उसमें और जो इंक्रीज़ हुआ है वो इन्वेस्टमेंट है। मैंने बताया ना, जैसे मेरे पास 2019 में 100 शेयर्स थे और 2020 में मेरे पास 220 शेयर है, यानी एक साल में मेरा कितना टोटल एडिशन हुआ, 120 शेयर्स का। तो 120 शेयर्स का क्या है, इन्वेस्टमेंट मेरा बढ़ गया है। अब मेरी कैपिटल फॉर्मेशन कितनी हो गई है, 220 शेयर्स का मैंने कैपिटल अकुमुलेशन कर लिया है, या मेरा इन्वेस्टमेंट 120 हुआ है एक साल के दौरान। अब नेट इन्वेस्टमेंट क्या है और ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या है? नेट इन्वेस्टमेंट को एक फॉर्मूले के तौर पे हम देख सकते हैं, नेट इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रीशिएशन। या ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में हम ग्रॉस इन्वेस्टमेंट निकालना हो तो नेट इन्वेस्टमेंट प्लस डेप्रीशिएशन कर दें। अब ये पहले डेप्रीशिएशन समझते हैं, फिर हम आपको समझाएंगे नेट इन्वेस्टमेंट किस तरह से पढ़ना है। देखिए, डेप्रीशिएशन रेफर्स टू फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट। जो हमारे फिक्स्ड एसेट्स हैं या जो कैपिटल मशीनरी है उनमें जो डेप्रीशिएशन या उनकी वैल्यू में जो कमी आती है वो कहलाता है डेप्रीशिएशन। और ये कमी किस लिए आती है, ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टियर, समय के साथ या उसमें जो कमियाँ आती रहती है उसकी वजह से उसमें उसकी वैल्यू में कमी आती रहती है, ठीक है ना। एंड एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस, या ये कहिए कि कुछ समय बाद जो टेक्नोलॉजी या हम ये कह सकते हैं फैशन में चेंज होने की वजह से कुछ चीज़ें आउट ऑफ डेट हो जाती हैं, तो उसकी वजह से भी वो चीज़ों की वैल्यू घट जाती है, तो वो कहलाता है डेप्रीशिएशन, है ना। तो व्हाट इज़ डेप्रीशिएशन? मीन्स डेप्रीशिएशन इन द
फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट। ठीक है, अब इसको हम कैसे समझेंगे। सपोज कीजिए आपके पास, आपने एक प्लांट लगाया, आपके पास थी 5 मशीन्स और 5 मशीन से आपने प्लांट स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो 5 मशीन से आपने प्लांट स्टार्ट किया और वो 5 मशीन्स, जो मशीन है जो आप यूज़ कर रहे हैं, वो एक मशीन का लाइफ है 5 साल, यानी वो मैक्सिमम 5 साल चलेगी। ठीक है, तो 5 साल में 5 साल बाद आपको मशीन रिप्लेस करनी पड़ेगी, पहली बात। तो दूसरी बात, उस मशीन में बीच में रिपेयर मेंटेनेंस भी होगा। तो हम क्या करते हैं, जो मशीन्स हैं या जो कैपिटल गुड्स हैं या फिक्स्ड एसेट्स हैं, उनका हमें लाइफ स्पैन पता होता है। तो उससे हम क्या निकाल लेते हैं कि पर ईयर इसका कितना वैल्यू घट जाएगी उस चीज़ की। सपोज़ कीजिए एक मशीन जो 5 साल चलने वाली है ना, और उसकी कीमत है 10,000 रुपये, तो 5 साल में उसकी वैल्यू ख़त्म हो जाएगी, 10,000 ख़त्म हो जाएगी। तो पर ईयर यानी हर साल उसकी वैल्यू 2,000 रुपये कम होती चली जाएगी। तो वो 2,000 रुपये क्या है, डेप्रीशिएशन है। अब वो चाहे ख़राब हो या ना हो, लेकिन हम उसको ऐसा मानते चलेंगे 1 साल बाद उसकी कीमत 10,000 नहीं रहेगी, वो 8,000 रुपये ही रह जाएगी। समझ रहे हैं ना, तो वो डेप्रीशिएशन कहलाता है। तो सपोज़ कीजिए जो 5 मशीनें लगा कर हमने प्लांट स्टार्ट किया, अब 5 साल में हमने 4 मशीनें और ख़रीद ली, तो हमारे पास टोटल मशीन्स हो गए 9। लेकिन एक मशीन उनमें से क्या हो गई, ख़राब हो गई, है ना। तो एक मशीन ख़राब हो गई तो उसको हमें रिप्लेस करना पड़ा, तो वो मशीन हट गई, उसकी जगह एक और आ गई। तो हमने टोटल जो मशीनें खरीदी वो 5 खरीदी। ठीक है, तो हमारी जो नेट इन्वेस्टमेंट था वो तो था, जो हमारा टोटल जो था वो पहले 4-5 थी और 5 हमने खरीद ली, तो टोटल 10 होनी चाहिए। लेकिन एक मशीन क्योंकि रिप्लेस हुई है तो वो क्या है, डेप्रीशिएशन में जाएगा। तो ग्रॉस तो हमारे पास 10 है, तो डेप्रीशिएशन कितना है, एक जो रिप्लेस हुई है 1, तो टोटल रहेगा 9। तो नेट इन्वेस्टमेंट हमारा 9 का है। ठीक है ना। इसी तरह से अगर हमारे पास ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है, उस नेट इन्वेस्टमेंट में डेप्रीशिएशन जोड़ दीजिए। नेट हमारे पास 9 है, मशीन्स 9 है क्योंकि एक तो रिप्लेस ही हो गई है, तो नेट तो 9 है। और जो रिप्लेस हुई अगर उसको भी हम जोड़ देते हैं तो हमारे पास ग्रॉस कितनी थी उस 5 साल के दौरान, 10 मशीन्स थी। तो आई थिंक दिस कंसेप्ट इज क्लियर। ओके, मूव फर्दर, आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट कंसेप्ट है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है। ठीक है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम मीन्स, देखिए जब हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करेंगे तो उसमें हमें फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज किस तरह से कैलकुलेट करें कि या कहें कि फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को हम कैलकुलेशन करते हैं नेशनल इनकम काउंटिंग के लिए, है ना। तो एक इकोनॉमी के अंदर जो गुड्स एंड सर्विसेज मूव करती है उससे इनकम जनरेट होती है, और इनकम जनरेट होती है तो उसी से क्या होता है, आगे गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की जाती है। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या है, सपोज कीजिए कि एक प्रोड्यूसर है, वो गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करता है, ठीक है ना, और उसके जो गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन करता है उसके बदले में फैक्टर पेमेंट करता है, जो उसने फैक्टर यूज़ किए हैं। ठीक है, तो फैक्टर पेमेंट के बदले यानी जो जिनसे फैक्टर पेमेंट लिया उनकी इनकम हो गई। अब गुड्स एंड सर्विसेज जब रेडी हो जाएंगी तो ये मार्केट में जाएंगे सेल के लिए। अब जो इनकम हुई है फैक्टर प्रोडक्शंस को या कंज्यूमर्स को या ये कहें हाउस होल्ड को, वो उस इनकम से उन चीज़ों को खरीदेंगे। इसका मतलब वो चीज़ें बिकेंगी तो उस फर्म के पास फिर से रेवेन्यू आएगा, फिर से प्रोडक्शन करेगा, तो जो लेबर है उसको वेज मिलेगा, लैंड है उसको रेंट मिलेगा, यानी उनकी पेमेंट होगी। इसका मतलब जो हाउस होल्ड है उनकी इनकम हो जाएगी, वो फिर से चीज़ें खरीदेंगे, और इस तरह से एक सर्कल चलता रहेगा इनकम और गुड्स एंड सर्विसेज का। इसको कहते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। इसको हम बेटर समझेंगे नेक्स्ट आगे टॉपिक में, जहाँ हम 2 सेक्टर इकोनॉमी का पढ़ेंगे। देखिए हमारे पास हमने लास्ट क्लास में जो मैक्रो इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट बताया था, उसमें हमने बताया कि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम पूरे इकोनॉमी को ब्रॉडली 4 सेक्टर में डिवाइड करते हैं, फर्म, हाउस होल्ड, गवर्नमेंट, एक्सटर्नल सेक्टर एंड इंटरडिपेंडेंट या इंटरनेशनल। ये इंटरडिपेंडेंट नहीं, इंटरनेशनल एक्सटर्नल सेक्टर है। एक्सटर्नल सेक्टर, ये सब चारों जो सेक्टर है आपस में इंटरडिपेंडेंट है। इंटरडिपेंडेंट मीन्स फर्म, हाउस होल्ड आपस में जुड़े हुए हैं। फर्म को जो फर्म की जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनकी डिमांड कौन करता है, हाउस होल्ड को इनकम कहाँ से होती है, फर्म से। तो इसी तरह से वो गवर्नमेंट से जुड़े हैं, और क्योंकि गवर्नमेंट क्या करती है,
वेलफेयर करती है। फोर्थ सेक्टर जो था एक्सटर्नल, क्योंकि हम ग्लोबल इकोनॉमी में रह रहे हैं, क्योंकि हमारी जो इकोनॉमीज़ है क्लोज्ड इकोनॉमी नहीं है, ओपन इकोनॉमीज़ हैं, इसलिए हम और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से भी जुड़े हुए हैं। इस तरह से चारों सेक्टर इंटरडिपेंडेंट है। ओके, तो हम नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। हमारा जो कंसेप्ट है वो ज़्यादा क्लियर होगा। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम ये हम पढ़ेंगे टू सेक्टर मॉडल में। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम ने टू सेक्टर इकोनॉमी। यह हमने क्या किया, हमने दो सेक्टर लेकर चला है, एक तो फार्म, दूसरा हाउस होल्ड। फार्म और हाउस होल्ड में तीसरा जो सेक्टर है गवर्नमेंट, हमने माना है कि गवर्नमेंट सेक्टर नहीं है, और गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं है, साथ साथ एक्सटर्नल सेक्टर में नहीं है, क्योंकि हमें मनी, इनकम या वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का जो सर्कुलर फ्लो है वो जानना है। ठीक है, तो हाउस होल्ड को अगर हम देखें तो हाउस होल्ड जो है वो जो फर्म है उसको फैक्टर सप्लाई करता है। यानी फर्म है, सपोज कीजिए किसी इकोनॉमी के, फर्म क्या काम करती है, वो प्रोडक्शन करेगी। प्रोडक्शन करने के लिए क्या चाहिए, उसके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन चाहिए। तो फैक्टर प्रोडक्शन कौन प्रोवाइड करता है, हाउस होल्ड। नीचे ब्लू लाइन से आप देख सकते हैं जो एरो बना है, सप्लाई ऑफ फैक्टर प्रोडक्शन, हाउस होल्ड प्रोवाइड करेंगे फर्म को। अब फर्म उन फैक्टर प्रोडक्शन का यूज़ करके क्या बनाएगी, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करेगी। ठीक है, लेकिन ये फैक्टर जो सप्लाई किए हैं ये फ्री में नहीं होंगे, इनके लिए फर्म को पेमेंट करनी पड़ेगी। तो ब्लू लाइन एक और है नीचे बॉटम में, आप देख सकते हैं। तो फर्म क्या करती है, पेमेंट करती है इन फैक्टर्स को। लाइक लैंड है तो उसको जो लेबर है उसको बेसिस मिलेंगे, लैंड है उसको रेंट मिलेगा। इस तरह से फैक्टर पेमेंट होगी। अब जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई हैं वो उसको क्या करेगा, सेल करेगा। अब हाउस होल्ड क्या है, हाउस होल्ड की जो इनकम हुई है फैक्टर्स की वजह से, जो पेमेंट उसे मिली है, उससे वो चीज़ें खरीदेगा। तो फर्म सप्लाई करेगा गुड्स एंड सर्विसेज की, और हाउस होल्ड क्योंकि गुड्स एंड सर्विसेज को लेगा तो उसके बदले में उसे उसकी पेमेंट देनी होगी। आप जो ब्राउन कलर की जो लाइन है ऊपर देख सकते हैं, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू द हाउस होल्ड को सप्लाई हो रहा है। और जो अपर जो आपका लाइन है एरो वाली ब्राउन कलर, उसमें आप देख सकते हैं कि हाउस होल्ड जो है उन गुड्स एंड सर्विस के लिए पेमेंट किसको करते हैं, फर्म को करते हैं। तो इस तरह से एक सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम चलता रहता है इकोनॉमी के अंदर। अब इसकी हम एजम्पशन क्या मान के चले कि देर आर ओनली टू सेक्टर, हाउस होल्ड एंड फर्म। सेकेंड, देर इज़ नो गवर्नमेंट सेक्टर। थर्ड, देर इज़ नो एक्सटर्नल सेक्टर। अब गवर्नमेंट सेक्टर नहीं है, एक्सटर्नल सेक्टर नहीं है, तो हम ये भी मान के चलते हैं कि यहाँ कोई भी सेविंग्स की ज़रूरत नहीं है या कोई सेविंग नहीं करता है, और गवर्नमेंट नहीं है तो टैक्सेस भी नहीं लगते। इट मीन्स देयर इज़ नो लीकेज। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा हाउस होल्ड है उसका जो एग्रीगेट कंजम्पशन है, ठीक है ना, एग्रीगेट कंजम्पशन है, वो उसकी जो एग्रीगेट कंजम्पशन है वो फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे जो एक्सपेंडिचर हुआ है उसके बराबर है। यानी जो उसने एक्सपेंडिचर किया है वो इसका कंजम्पशन के इक्वल है। यानी जो उसका टोटल एग्रीगेट एक्सपेंडिचर है वो एग्रीगेट कंजम्पशन के बराबर है। अगर हम फर्म की बात करें तो फर्म को रेवेन्यू मिलता है सर्विसेज बेचने के बाद, ठीक है ना, तो उसका रेवेन्यू किसके बराबर होना चाहिए, जो उसको टोटल रेवेन्यू मिला है वो जो उसने गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई किए हैं उसका एग्रीगेट वैल्यू के बराबर होना चाहिए। यानी एग्रीगेट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज इक्वल टू द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ इनकम और रेवेन्यू। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो, क्योंकि टू सेक्टर इकोनॉमी में किसी तरह का कोई लीकेज नहीं है, कोई सेविंग्स नहीं है, कोई टैक्स प्रोवाइड नहीं करते, इसलिए जो एग्रीगेट इनकम है वो एग्रीगेट जो है एग्रीगेट जो इनकम है हमारी वो एग्रीगेट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज के बराबर होती है, और एग्रीगेट एक्सपेंडिचर है वो हमारा एग्रीगेट कंजम्पशन के बराबर होता है। तो दिस इज द सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी इन ए टू सेक्टर मॉडल। सो थैंक यू फॉर टुडेज क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम नेशनल इनकम अकाउंटिंग के जो अदर इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं वो हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।